अच्छा, तो जो सेकंड हमारे पास पेरिकार्डियल डिजीज़ है, वो है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियल डिजीज़ेज़ जो है, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट को इन्वॉल्व करती है, सही है? लेयर ऑफ हार्ट को। तो उसमें 4 पेरिकार्डियल डिजीज़ेज़ पढ़ेंगे। पहले तो हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इससे पहली वीडियो में पढ़ लिया। कंस्ट्रक्टिव इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद 2 और पढ़ेंगे, पेरिकार्डियल एफ्यूजन एंड कार्डियक टैम्पोनार्ड। तो जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरिकार्डियम है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों होता है? स्कारिंग हो जाती है उसकी, सही है? जब स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रस स्कारिंग, उसकी वजह से वो टाइट हो जाता है। तो हार्ट जब डायलेट कर रहा होता है डायस्टोली फेज में, तो वो सही से डायलेट नहीं कर सकता फुल, सही है? और किस चीज़ में डायलेट नहीं कर सकता था हार्ट? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो हमने पढ़ा था, जो हमने हार्ट फेलियर में पढ़ा था कि हार्ट फेलियर की 2 टाइप्स थी। एक में डायलेशन नहीं होती सही से, डायलेशन की रीजंस पढ़ी थी। ये उसकी तरह सिम्टम्स दे सकता है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी डायलेशन फुल नहीं होती, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। वो कार्डियोमायोपैथी की वजह से था, उसमें मसल इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें जो है मसल इन्वॉल्व नहीं, इसमें पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से डायलेशन नहीं हो रही। इसमें स्टार्ट में रैपिड फीलिंग होती है ब्लड की, ठीक है? जब तक थोड़ी बहुत तो जगह होती है ना हार्ट की डायलेशन की, जब तक लिमिट इसकी नहीं आ जाती। जैसे एक मैं रस्सी में किसी बैलून को बंद कर दूं, स्टार्ट में बैलून को हवा उसमें फिलिंग करूंगा, हो रही होगी, फिर वो रस्सी की लिमिट तक जब पहुंच जाएगा, तो उसके बाद वो जो रोप है वो उसे छोड़ेगी नहीं और डायलेट होने के लिए। तो इस तरह ब्लड भी इसमें स्टार्ट में फिल हो रहा होता है, फिर जब एंड लिमिट तक पहुंचने शुरू हो जाता है, तो उस टाइम वो पेरिकार्डियम जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो और नहीं छोड़ता। तो उसकी वजह से फिर फिलिंग नहीं होती, फिलिंग रुक जाती है एकदम से। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो है यही है जो भी मैंने बता दी। अब कॉजेज जो है इसमें कॉजेज ज़्यादातर पता नहीं होती मोस्ट पेशेंट्स में, लेकिन इसकी कॉज इडियोपैथिक भी हो सकती है, सही हो गया, मतलब विदाउट एनी रीज़न, रीज़न पता नहीं है, या वायरल इन्फेक्शन। जो रीज़न जिसकी पता नहीं होती उसका भी लोग कहते हैं कि हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा और जो कॉजेज जिसकी वजह से ये फाइब्रस स्कारिंग हो जाती है, वो है रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। एक बार पेरिकार्डाइटिस हुआ, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो गया, दूसरी बार फिर से हो गया, तो ये बार बार पेरिकार्डाइटिस हो के फाइब्रस स्कारिंग हो जाती है, और उसकी वजह से हो सकता है यूरेमिया, ब्लड में यूरिक एसिड हो, रेडिएशन थेरेपी, टीबी, क्रोनिक पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो, ट्यूमर इन्वेजन हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, या सर्जरी हुई हो पेरिकार्डियम की। तो इन रीजंस की वजह से फाइब्रस स्कारिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेशेंट आपके पास आया है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के साथ, तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे? एक तो देखो, ब्लड उसमें फिल नहीं हो रहा सही से, तो पीछे से ब्लड आ रहा है राइट साइड से, वो आगे जा रहा है और आगे फिलिंग नहीं हो रही। तो एक तो वेन्स उसमें डिस्टेंडेड हो सकते हैं, एडीमा में भी हो सकता है, साथ ही साथ फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है ऑर्गन्स में। तो पेशेंट अगर आएगा तो वो आपको बहुत इल नज़र आएगा, सही है? इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से इडीमा एसाइड्स, प्लूरल एफ्यूजन, एब्डोमेन में फ्लूइड आना, प्लूरल एफ्यूजन, लंग्स के जो प्लूरा है उसमें भी फ्लूइड आ जाना, तो प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो पहले सिम्टम्स मैंने बताया ये फ्लूइड ओवरलोड के थे, कि फ्लूइड ज़्यादा होता है उसकी वजह से वाटर इसमें उसमें आ सकता है टिश्यूज ऑर्गन्स। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, जब ब्लड उसमें आ रहा नहीं है डायस्टली फेज में हार्ट में, तो वो आउटपुट भी कम हो जाएगी ना। ब्लड जब कम आ रहा है तो ब्लड बाहर भी कम जाएगा, आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कम होगी। तो सेकंड सिम्टम्स जो कार्डिक आउटपुट की कमी की वजह से आ सकते हैं, वो डिस्पनी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शन, थका थका सा होगा, फैटीग होगी उसे, एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत कम हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा और वो नहीं कर सकेगा, कैक्सिया होगा उसे, जिसमें वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग होती है, फैट वेस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इन सिम्टम्स के साथ वो आ सकता है, या फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स के साथ, या डिमिनिश्ड कार्डिक आउटपुट के सिम्टम्स के साथ, और कभी कभार इन दोनों के साथ भी आ सकती है, ठीक है? तो इनमें से बाद सिम्टम्स मिक्स हो जाते हैं और उसके साथ पेशेंट आता है। तो ये सिम्टम्स हो गए, इसके साथ पेशेंट आता है। अब साइंस उसमें देखिए उस पेशेंट में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो सबसे पहले तो जगुलर वेनस डिस्टेंशन नज़र आएगी, और वो भी ज़्यादातर जो है कब होगी? इंस्पायरेशन के दौरान ज़्यादा नज़र आएगी। जगलस वेनस प्रेशर जो है एक स्मॉल साइन है,
जगलस वीनस प्रेशर उसमें देखते जगलर वीनस प्रेशर, तो उसमें इंस्पायरेशन जब वो करेगा तो उस टाइम ये जगलर वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, प्रेशर इसमें ज़्यादा आ जाएगा। पेरिकार्डियल नॉक, ये एक साउंड की आवाज़ आएगी। ये क्यों आएगी? जब डिस्टल डायस्टली फेज है तो उसमें क्या होता है, उसमें भरा होता है ब्लड हार्ट में, तो एकदम से पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है तो एकदम से हार्ट में ब्लड भरना रुक जाएगा, तो एकदम से आवाज़ आती है नॉक की, ठीक है। एसाइड्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट इडीमा हो सकता है, मतलब पोजिशनल डिपेंडेंट है ये। आप खड़े होगे तो आपको इडीमा होगा, आप लेटोगे तो इडीमा खत्म हो जाएगा, तो ये डिपेंडेंट इडीमा इसे कहते हैं, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ये। इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन हुई होती है, हर डायस्टली फेज उसमें नहीं हो रहा होता। तो इन दोनों में जो है पता लगाना ज़रूरी है कि कौन सा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी ज़रूरी है। वो कैसे कर सकते हैं? एको और कार्डियक कैथेटराइजेशन को यूज़ करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो डायग्नोसिस जब इसकी करेंगे, एक पेशेंट आपके पास आया, उसको डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले ईसीजी कर सकते हैं, एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो ईसीजी में जो है क्या फाइंडिंग्स आनी चाहिए? क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी वोल्टेज कम होगी, सही है, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उस वेव का। इसके अलावा टी वेव फ्लैटनिंग या इन्वर्जन हो सकती है, सही हो गया। साथ ही साथ एट्रियल फिब्रिलेशन आपको ईसीजी में शो हो सकती है। एडवांस्ड केसेस में ये डिजीज़ एडवांस कर जाए तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, सही है। तो ईसीजी में क्या चीज़ें, 3 चीज़ें नज़र आ सकती है। एक तो क्यूआरएस वोल्टेज कम, टी वेव इन्वर्जन या फ्लैटनिंग, और साथ ही साथ एट्रियल फिब्रिलेशन इन एडवांस केसेस हो सकती है। एकोकार्डियोग्राम करेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर मालूम करेंगे तो उसमें आपको इमेजेस नज़र आएगी, तो उसमें पेरिकार्डियल थिकनेस ज़्यादा हुई होगी, पेरिकार्डाइटिस से इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, थिकनिंग होगी, स्कारिंग हुई हुई है तो थिकनिंग होगी, सही हो गया। एकदम से डायस्टोलिक फेज जो होता है, डायस्टोलिक फेज, वो उसमें फीलिंग एकदम से रुक जाती है, मैंने कहा था, क्योंकि एकदम से उसकी लिमिट जब आ जाती है तो एकदम से वो रोक देता है फीलिंग को हार्ट के, तो एकदम से शार्प हाल्ट आएगा, सही हो गया। इसके अलावा एट्रियल एनलार्जमेंट भी इसमें होगी। सीटी और एमआरआई करेंगे तो उसमें भी आपको थिकनिंग और कैल्सिफिकेशंस नज़र आ सकती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं इसके अलावा। तो इसके बाद ट्रीटमेंट इसकी कैसे होगी? ट्रीटमेंट में जो है, सबसे पहले तो किस वजह से ये काज हुआ है, वायरल है, टिश्यू चेंजेस है, कुछ भी है, उसको देखेंगे। अगर वो ट्रीट हो सकते हैं तो वो जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, सही है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? डायूरेटिक्स दे सकते हैं। उधर फ्लूइड ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, तो फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे यूरिन में जब फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा तो उस वजह से फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी में पेरिकार्डियक्टोमी करते हैं।